हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझेंगे, जिन्हें हम डीपीएसपीज कहते हैं। हम लोग हमारा यूनिट 4 दैट इज ह्यूमन राइट्स इन इंडिया को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है। साथ ही साथ फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने लग गए थे, जिसमें हमने प्रीएम्बल और फंडामेंटल राइट्स को कवर अप किया है। एक तरीके से ये यूनिट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका नाम भले ही ह्यूमन राइट्स इन इंडिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से आप लोगों के लिए रिवीजन है। यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, इसलिए ये यूनिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आना स्वाभाविक सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन से सीधे 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। क्लियर है, ये चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। वैसे लॉ एंट्रेंसेस में भी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। इस वीडियो का टॉपिक जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या कह दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इस टॉपिक को अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो इसका नाम क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। मतलब ये एक तरीके से ये सरकार को डायरेक्शन दिखा रहा है, ये एक तरीके से सरकार को डायरेक्शन बता रहा है कि आपको क्या क्या पॉलिसीज बनानी है सिटीजन्स के लिए। ठीक है, आप नाम पे जाइए, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टिव है, डायरेक्टिव से मैं डायरेक्शन शब्द निकाल सकता हूं कि यहाँ पे सरकार को डायरेक्शन बताई जा रही है कि आप इस हिसाब से कानून बनाइए, आप इस हिसाब से पॉलिसी बनाइए, जिससे कि सिटीजन्स का डेवलपमेंट हो। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है और इस स्लाइड्स को थोड़ा सा रीड करते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 36 to Article 51 in Part 4 of the Constitution lays down guiding principle of governance for state are called directive principle of state policy। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, और यहाँ पे आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देखते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में। अगर इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो फिर आपको सारी चीजें बन जाएगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला टॉपिक इजी है, बस इसमें आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझना है। वो चीज ये है कि हमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में डिफरेंस एस्टैब्लिश करना है। सो एक साइड हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हैं और दूसरे साइड है डीपीएसपीज दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। वही डीपीएसपी जो है ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है ये एनफोर्सिएबल इन कोर्ट है, ये एनफोर्सिएबल इन कोर्ट, और ये अनएनफोर्सिएबल, ये एनफोर्स नहीं किए जा सकते। दीज आर अनएनफोर्सिएबल, ठीक है, अनएनफोर्सिएबल। ठीक, फिर उसके बाद में ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिटीजन्स को दिए गए हैं। ये किसको दिए गए हैं, सिटीजन्स को दिए गए हैं। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये गवर्नमेंट को बताते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरीके से काम करना है, गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसीज बनाएगी, गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसीज बनाएगी। ठीक, सो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर उसके बाद में ये एनफोर्सिएबल इन कोर्ट है, मतलब अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो हमने क्या देखा था कि आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, या फिर आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो ये सिटीजन के पास में राइट है कि या तो वो आर्टिकल 32 के तहत कहां जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, या आर्टिकल 226 के तहत वो हाई कोर्ट में जा रहा है। वहीं जो डीपीएसपीज है ये
अनएनफोर्सिएबल है। अगर डीपीएसपीज को सरकार फॉलो नहीं कर रही है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद में ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सिटीजन्स को दिए गए हैं कि ये मेरा अधिकार है कि स्टेट मेरे साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे, ये मेरा अधिकार है कि मेरे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो, ये मेरा अधिकार है कि मुझे रोजगार देने में स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। ये सिटीजन्स को अधिकार दिए गए हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये सरकार को बताते हैं कि सरकार को किस तरीके से पॉलिसीज बनानी है। यहाँ पे जो आर्टिकल्स मेंशन है ये एक तरीके से लाइक प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, तो ये सरकार को बोल रहे हैं कि आप कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, आप कोई ऐसी स्कीम्स लेके आओ जिससे कि कॉटेज इंडस्ट्रीज आगे बढ़े। ठीक है, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये गवर्नमेंट के लिए है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, और ये सिटीजन्स के लिए है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि अगर इनका वायलेशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पे सरकार काम नहीं कर रही है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये अनएनफोर्सिएबल है, इनको हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं। क्लियर हुआ? ये चीज आपको यहाँ पे आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज अब आपको एक बेसिक समझ में आ गया है। Given below are the few salient feature of directive principle of the state policy। अब हम DPSPs के क्या देखते हैं, कुछ salient features देखते हैं कि DPSPs के क्या salient features हैं, उन्हें हम एक एक करके समझते हैं। It is the duty of state to apply these principles in making laws and policies on social and human development। ये स्टेट की, ये सरकार की ड्यूटी है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे कुछ पॉलिसीज एंड लॉज बनाए। These principles are largely of nature of economic and social rights। ये एक तरीके से इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के प्रिंसिपल है। जब हम लोग डीपीएसपीस के, अभी हम लोग इसी वीडियो में डीपीएसपीस को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक डीपीएसपीस को ध्यान से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये एक तरीके से लोगों के लिए है कि सरकार अगर इन पे कानून बनाती है तो लोगों के लिए क्या होगा, वो एक तरीके से राइट का काम करने लगेगा। The provision of directive principle are not enforceable by any court of law, but they provide guidance in carrying out and drafting laws and policies regarding human and social development। यहाँ पे वही बताया गया है कि ये जो डीपीएसपीज है ये एनफोर्सिबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन ये एक तरीके से सरकार को बता रहे हैं, सरकार को डायरेक्शन दे रहे हैं। कैसी डायरेक्शन दे रहे हैं कि जब वो लोगों का डेवलपमेंट करे, जब वो सोसाइटी का डेवलपमेंट करे, तब वो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे और इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे कुछ लॉज बनाए, और उस लॉज के बेसिस पे हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, और देश का डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट होगा ही। ठीक, Supreme Court has raised the status of many provision of directive principle of that of fundamental rights, suggesting they violate one's right to life। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डीपीएसपीज थे उनको बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि क्या होगा, ताकि एक तरीके से हम कोर्ट में जा सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि राइट टू लाइफ, अब राइट टू लाइफ के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का था कि सरकार का ये काम है कि क्या हो, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाए। उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया इसको फंडामेंटल राइट्स बनाओ। तो जब फंडामेंटल राइट्स बन गया तो हम लोग कोर्ट जाने लग गए, अगर वो एनफोर्सिएबल नहीं हो पा रहा है, अगर वो सरकार उस पर काम नहीं कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी धीरे धीरे क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी धीरे धीरे एक तरीके से जो डीपीएसपीज हैं उनको फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट किया है। समझ में आ गया? नहीं भी आया होगा, अगर आपको अभी तक सिर्फ 70% समझ में आया है, तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आपको चीजें और क्लियर होगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, धीरे धीरे चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। Directive principles aim at promoting the welfare of people. They intend to secure, protect social, economic and political justice of citizens. These principles endeavor to minimize income inequalities and eliminate inequalities based on status, facilities, opportunities among both individuals and groups of people। Basically जो DPSPs हैं उनका एक ही मकसद है। क्या मकसद है? कि वो वेलफेयर, लोगों का भला करे, उन पे सरकार काम करेगी तो अल्टीमेटली लोगों का भला होगा। साथ ही साथ डीपीएसपी इसका एक और काम है कि जो इनइक्वालिटीज है सोसाइटी में, उस इनइक्वालिटी को कम करना। ठीक, ये भी आपको क्लियर होता है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इन डीपीएसपीज को पढ़ेंगे, और जब हम इन डीपीएसपीज को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार कैसे कैसे इनको इंप्लीमेंट कर रही है अपनी स्कीम्स के माध्यम से, अपनी पॉलिसीज के माध्यम से। ठीक है, नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गाइड्स द स्टेट टू अचीव वेरियस गोल्स एज गिवन इन टेबल बिलो। ये सारे डीपीएसपीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। बात की गई है यहाँ पे, ये जो पहला वाला डीपीएसपीज है वो क्या बोल रहा है कि हर इंसान के पास में राइट होना चाहिए लाइवलीहुड के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ताकि वो अपने जीवन जीने का एक जरिए का उनको एक वो सूत्र मिले, वो कुछ कमा सके तभी वो कुछ कर पाएंगे ना। तो एक तरीके से राइट टू लाइफ का पार्ट है कि नहीं है। आप देखो कि इंसान को जीने के लिए काम करना भी तो जरूरी है, तो सरकार का ये काम है कि क्या करे, वो लोगों को रोजगार दे, वो लोगों को कुछ काम दे जिससे कि वो उनके पास कुछ अर्निंग हो और वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। तो सरकार ने इस पे क्या करा, सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लेके आ गए। कैसी स्कीम्स लेके आ गए, लाइक मनरेगा वगैरह लेके आ गए, जिससे कि क्या होता है कि रोजगार मिलता है। ठीक है, रोजगार मिलता है, उनको कुछ कमाई का जरिया मिलता है, और इसी के तहत वो राइट टू लाइफ, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वो उस राइट को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो आपने देखा कि ये डीपीएसपीज को हमने कैसे लिंक किया, इस डीपीएसपीज को हम लोग लिंक कर सकते हैं। इस डीपीएसपीज को हम कैसे लिंक करेंगे, ये जो डीपीएसपी है इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट्स फिट बैठ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स लेके आई है, गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, गवर्नमेंट का क्या रोल है। ठीक, तो ऐसे करके हम सभी डीपीएसपीज को एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। लाइक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, यहाँ पे जो जितना काम कर रहा है उसको उस हिसाब से रुपए मिलना चाहिए, इक्वल पे होना चाहिए। रुपए देने की बारी आए तो महिला और पुरुष में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, किसके बेसिस पे नहीं हो रहा है, जेंडर के बेसिस पे नहीं हो रहा है। तो जो जितना काम कर रहा है आप उसको उतने रुपए दो, और रुपए देने की बारी आए तब महिला और पुरुष पे डिस्क्रिमिनेट मत करो। तो गवर्नमेंट इस पे भी ध्यान देती है। देन राइट टू हेल्थी वर्किंग कंडीशन फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जब भी लोग काम पे जाते हैं तो उन्हें अच्छी हेल्थी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। लाइक फैक्ट्रीज वगैरह में देखते हैं तो कई बार बहुत हजार्डियस फैक्ट्री में भी काम करना पड़ता है, तो वहां पे प्रॉपर मास्क हो, प्रॉपर वेंटिलेशन की फैसिलिटी हो, ये सारी चीजों को सरकार को ध्यान रखना है। ठीक, नाउ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल एबडॉनमेंट, यहाँ पे चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। लिंक करो यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, ठीक है, या फिर चिल्ड्रन को आप लोग क्या कर सकते हो, चिल्ड्रन को आप लोग जो 14 ईयर्स के कम के हैं उनको आप फैक्ट्रीज और माइनिंग एक्टिविटीज में आप उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रैफिकिंग वगैरह को आप लिंक कर सकते हो कि जो चिल्ड्रन है उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। लीगल एड फॉर सिक्योरिंग जस्टिस फॉर दोज विद इकोनॉमिक एंड अदर डिसेबिलिटीज, को लीगल एड देना, कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट करना बराबर तरीके से, जिससे कि क्या है, इकोनॉमिक और जो सारी चीजें हैं जो कि अदर डिसेबिलिटीज है उनसे क्या हो, वो इंसान भी कोर्ट में जाके अपना पक्ष रख सकते हैं। सो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है कि इस पॉइंट का बेसिकली यहाँ पे पर्पस क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। नाउ विलेज पंचायत वेस्टेड विद पावर एंड फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब विलेज पंचायत की बात की गई है तो आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज को क्या किया गया, पंचायती राज को मतलब पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया गया। उससे पहले ये देश में मतलब इंप्लीमेंट नहीं हो पाता था, अलग अलग स्टेट के अलग अलग नॉर्म्स थे, लेकिन अब पूरे देश में एक जैसे पंचायत का सिस्टम है वो अच्छे से गवर्न कर रहा है। तो इस पे भी सरकार ने क्या किया, सरकार अमेंडमेंट लेके आई, और अमेंडमेंट मतलब वही एक तरीके से कानून बना और उसको इंप्लीमेंट कर दिया। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। यहाँ पे राइट टू वर्क, एजुकेशन, वही की सरकार एजुकेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितने सारे कार्यक्रम लेके आती है, वर्क के बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद में जो डिसेबल्ड वगैरह हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है, बहुत सारे वृद्ध आश्रम वगैरह खोलती है, तो सरकार इस पे भी वर्क करती है। प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ, यहाँ पे क्या है, जो मैटरनिटी रिलीफ है, जब एक तरीके से बच्चा होने वाला होता है तब जो लीव देना रहता है, गवर्नमेंट ने उस पर भी वर्क किया है। गवर्नमेंट उसकी भी छुट्टियां लेके आई है, उसे कई बार एक्सटेंड भी किया है कि इतनी लीव देनी पड़ेगी, आप नौकरी से नहीं निकाल सकते। तमाम तरीके की गवर्नमेंट ने इस पे भी कानून बनाए हैं।
living wage and condition of work to agriculture, industrial or other workers that ensure a decent standard of life, full enjoyment of leisure and social and cultural opportunity। फिर यहाँ पे क्या सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है कि वर्कर एक अच्छी लाइफ जिए, ठीक है, वो अच्छे से घूमे फिरे, वो सारी चीजों पे सरकार ध्यान देती है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। अब यहाँ पे क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है। गांव-गांव में जो हम देखते हैं गवर्नमेंट स्टार्टअप्स की बात करती है कि जो इंडिया का जो हेरिटेज है, इंडिया में एक समय जो यहाँ पे जो हम जो कपड़े का जो प्रोडक्शन करते थे उस पे आज हम कहीं थोड़ा सा पीछे हैं, तो गवर्नमेंट उसको कोशिश करती है कि एक समय पे वो सारी चीज़ें चलती थी। इसी से गांव में जो है, गांव में अगर ये चीज़ें मान लो इम्प्लीमेंट हुई तो क्या होगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा गांव लेवल पे। तो तमाम चीज़ों पे सरकार काम करती है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कोशिश ये की जाती है कि अब जो इंडस्ट्रीज है उसमें वर्कर फ्रेंडली हो। वो हमेशा पहले होता ये था कि डिसीजन यहाँ से आता था, टॉप से आता था और नीचे आके लगता था, लेकिन आज के टाइम का कल्चर बदल गया है। आज के टाइम पे जो नीचे लेवल पे जो एम्प्लॉयज बोलते हैं, इनका आपस में डिस्कशन होता है, इनकी आपस में मीटिंग होती है एंड देन वो ऊपर वाले को बताते हैं कि हमें ऐसा करना है। तो बेसिकली इन दोनों की तालमेल से सारा काम चल रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, वन यूनिफॉर्म लॉ फॉर फैमिली मैटर्स, इस पे अभी वर्क नहीं किया गया है, लेकिन सरकार कमिंग टाइम आने पे काम करेगी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। हम देखते हैं कि पूरे देश में एक तरीके का कानून हो कि मैरिज इसी तरीके से होगी, डाइवोर्स इसी तरीके से होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल इन द सेंस क्योंकि इंडिया थोड़ी सी रिलीजियस सोसाइटी है, लेकिन असंभव नहीं है। देखते हैं कि धीरे धीरे सिटीजन्स क्या होते हैं, जागरूक होते जाते हैं। सो आप देखेंगे कि 1947 में हम लोग बहुत ज्यादा रिलीजन से जकड़े हुए थे। आज के टाइम में देखेंगे तो 1947 से और 2021 को अगर आप देखेंगे तो चीजें बदली हुई नजर आएगी कि हाँ काफी बदला है। तो वैसे 10 साल बाद और चीजें बदलेगी, तो जब सही समय आएगा तो इस पे भी काम किया जाएगा। और बार बार सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार बोलती है, इवन गवर्नमेंट ने भी बहुत बार डिबेट छेड़ी है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होने चाहिए, पूरा कंट्री का एक लॉ होना चाहिए कि इसी तरीके से मैरिज होगी, इसी तरीके से काम होगा। अभी हर रिलीजन का अपना अपना लॉ है कि ये मैरिज का ऐसे करना है, इसका ऐसे करना है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद में पूरे देश का एक ही लॉ होगा कि इस तरीके से सारी चीजें गवर्न होगी। Provision for early childhood care and education to children below age to 6 below the age of 6 year, वही अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की बात की गई है। तो आप ये तमाम अगर डीपीएसपीज यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अभी तक और भी मैंने जितने बताए हैं, यहाँ पे सरकार धीरे धीरे काम कर रही है। किसी पे काम हुआ है, किसी पे काम नहीं हुआ है। जरूरी नहीं है कि सारे डीपीएसपीज पे काम हुआ, लेकिन जिस पे नहीं हुआ है उस पे भी सरकार बढ़ चढ़ के आगे काम करेगी। गवर्नमेंट को काम करना है। Promotion of educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker section and protection from social injustice and full form of exploitation। इसमें रिजर्वेशन का देख लो, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट देख लो, ताकि जो SC के साथ में जो प्रताड़ना की जाती है, जो उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, उसको रोकने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉ भी लेके आई है समय समय पे। Raising level of nutrition, standard of living, improving public health and prohibition of consumption of intoxicating drinks and drugs injurious to health। यहाँ पे न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना, मतलब जो हम देखते हैं कि हमने जो क्या देखा था कि ये जो कुपोषण लेवल है, उस कुपोषण लेवल से बाहर निकालना बच्चों को, ठीक है, उस सारी चीज़ों पे वर्क करना। फिर ये ड्रग्स वगैरह, इन सारी चीज़ों से बाहर निकालने का काम करना। Organization of agriculture and animal husbandry in modern and scientific way and preserving and improving the breeds, prohibiting the slaughter of cows। यहाँ पे बताया कि एग्रीकल्चर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है, सिंचाई के लिए स्कीम्स लेके आई है कि जिससे खेती में पानी ज़्यादा लगता है कि जिसके पास पानी नहीं है वो कैसे करेंगे। तो बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में लाइक कुछ ट्रैक्टर वगैरह खरीदते हैं तो उस पर क्या रहता है, उस पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कंसेशन दे देती है। कुछ इक्विपमेंट्स खरीदते हैं तो गवर्नमेंट उस पर कंसेशन देती है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट लेके आई है ताकि ये जो डीपीएसपीज में ये जो बात लिखी है, ये सारी चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट हो। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट को बचाना, इन्वायरमेंट को बचाना, पोल्यूशन को रोकना, ये तमाम गवर्नमेंट के काम है यहाँ पे।
Now, protection of movement and places and object of artistic और national importance. आप जो देखते हो कि टूरिस्ट प्लेसेस को, ये जो मॉन्यूमेंट्स को है, इनको गवर्नमेंट कोशिश करती है बचाने का, मतलब एक तरीके से पॉल्यूशन से, जैसे आप ताजमहल कहीं सुनते हो कि येलोइश हो रहा है, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इनको हम प्रिजर्व करके रखें। गवर्नमेंट बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप करती है, उनकी देख रेख पे अच्छा खासा रुपए खर्च करती है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। अब यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि गवर्नमेंट को हमेशा ध्यान रखना है कि वो जुडिशरी से सेपरेट रहे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी विंग अलग अलग है। एग्जीक्यूटिव पे नजर बनाने के लिए जुडिशरी है और जुडिशरी पे नजर बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव है। दोनों का आपस में तालमेल है और इन दोनों में सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कंट्री को बहुत अच्छे से चलना है, अगर कंट्री को बहुत अच्छे से काम करना है, तो इनका सेपरेशन बहुत ज्यादा आवश्यकता है। Promotion of international peace and security, maintaining just and honorable relations with the nation, fostering respect for international law, treaty obligation and encouraging settlement of international disputes by arbitration। वही है दूसरे देशों के साथ में अच्छे रिश्ते बना के रखना, पीस मेंटेन करके रखना, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना। तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि हमारे दूसरे देश के साथ संबंध अच्छे हों। वो कई बार वो बिगाड़ देते तो हमें भी बिगाड़ने पड़ते हैं, बट ये कोशिश करती है हमेशा सरकार, कोई भी सरकार हो वो हमेशा कोशिश करेगी। तो अगर आप इन डीपीएसपीज को देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे काम सरकार के दिए गए हैं कि सरकार को ये काम करना है, सरकार को इन पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है। तो जो फंडामेंटल राइट्स थी वो सिटीजन्स के लिए थी, और अगर डीपीएसपीज हैं तो ये गवर्नमेंट के लिए है। अब मान लो कि इसमें से जैसे सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी अगर मान लो काम नहीं कर रही है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट बोल देगा कि ठीक है कर लेगी सरकार, भैया 5 साल बाद कर लेगी। कोर्ट सरकार से हाथ पकड़ के नहीं करवा सकता अभी, ठीक। और वही अगर फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रही हो तो कोर्ट तुरंत फटकार लगाएगा कि इसकी फंडामेंटल राइट क्यों वॉयलेट हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस का। जब मैंने ये डीपीएसपीस पढ़े तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डीपीएसपीस क्या है, यहाँ पे डीपीएसपीस का क्या मतलब है, डीपीएसपीस और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है। और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन यही आएगा आपके स्कूल में अगर डिस्क्रिप्टिव हुआ, ऑब्जेक्टिव में कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएंगे। Supreme Court has raised the status of many provision of directive principle of fundamental right by suggesting they also violate one's right to life. For example, as discussed earlier, prior to 2002, elementary education for children between 6 and 14 years was a policy goal provision in directive principle of state policy, which the Supreme Court raised to the status of fundamental right, affirming that depriving from one's education amounts to depriving one's rights to life। अब यहाँ पे वही वाली बात है कि बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जैसे डीपीएसपीज में क्या था, डीपीएसपीज फंडामेंटल राइट। हमारा देश आजाद कब हो गया था? 1947, ठीक है। अब डीपीएसपीज में ये था कि जो 6 साल से 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको क्या है, उनको एजुकेशन देना है। उनको क्या करना है, उनको एजुकेशन देना कंपलसरी है, उनको एजुकेशन देना है सरकार को। ठीक है, तो ये डीपीएसपीस का पार्ट था। अब अगर कोई बच्चा एजुकेशन नहीं भी कर पा रहा है तो हम कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि अब क्या करें। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा, ये डीपीएसपीस में था। लेकिन जब 2002 में आए तो सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि अब आज़ादी को बहुत साल हो गए हैं और अब ये एजुकेशन का फंडामेंटल राइट्स बन जाना जरूरी है। अब ये हर चिल्ड्रन का अधिकार है, क्योंकि आज़ादी के टाइम अगर हम इसे फंडामेंटल राइट में डालते तो ये असंभव था। आप खुद सोचो, आज़ादी के टाइम पे हमको अंग्रेजों ने किस हालत पर छोड़ के गए थे। आज आप इंडिया को देखोगे तो कितना डेवलप है। ऑल्दो अभी हमें और डेवलप होना है, हम ऐसा नहीं कि हम एकदम पीक पे पहुंच गए, हमें और डेवलप होना है। बट तो भी आप देखो 1947 में देश की क्या हालत थी, देश में कितनी गरीबी थी, कैसे लोग रह रहे थे, और आज आप देखोगे तो बहुत अच्छी हमारी कंडीशन इंप्रूव हुई है। तो इसलिए इनिशियली क्या हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने क्या किया था कि इस 6 to 14 ईयर्स वाला जो ये है एजुकेशन का, इसको डीपीएसपीज में डाला था कि गवर्नमेंट इसको बाद में इंप्लीमेंट करेगी धीरे धीरे जैसे देश की स्थिति सुधरेगी। अब 2002 तक गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो जब सरकार ज़्यादा कुछ नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब 2002 हो गया भैया, अब ये काम नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये जो डीपीएसपीज है इसको फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अब एक फंडामेंटल राइट है,
ये अब एक बच्चे का अधिकार है, सरकार आप इसको फंडामेंटल राइट में डालो, तो उनको करना पड़ा। ठीक है, तो समय समय पे ये भी हुआ है कि डीपीएसपी को क्या किया है, डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अकॉर्डिंगली द राइट टू एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स इज नाउ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, और इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इस पे ऑलरेडी हमारा अर्लियर डिस्कशन हो चुका है। जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको और अच्छे से समझा दिया था। वैसे ही is the right to livelihood, which is a directive principle, often read with the right to life as a fundamental right. Supreme Court has often directed state to rehabilitate some dwellers whenever they are evicted on the grounds of encroachment. वही right to livelihood वगैरह है, उस पर सरकार बोलती है कि ये right to life का पार्ट है। आप लोगों को रोजगार दो, आप लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हो तो उन्हें काम दो, मान लो आप स्लम्स वगैरह तोड़ रहे हो तो आप उन्हें दूसरा घर बना के दो। ऐसा नहीं है कि आप उनको बीच उसमें ही छोड़ दोगे। ठीक है, जो राइट टू लाइफ वाली राइट है, ये जो राइट टू लाइफ है, इस राइट टू लाइफ में सब आ जाता है। हेल्थ भी आ जाती है इस राइट टू लाइफ में, एजुकेशन भी आ जाती है इस राइट टू लाइफ में, रोजगार भी आ जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था अगर आप ध्यान करो, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो राइट टू लाइफ का तो प्लीज उसे देखिए। राइट टू लाइफ का मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट राइट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर में आता है। सारी चीज तो इसमें आ जाती है, हेल्थ आ जाएगा इसमें, एजुकेशन आ जाएगी इसमें, इसके बाद में इसमें रोजगार देने की बात आ जाएगी। ठीक है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो भी इसी का पार्ट हो जाएगा। जितनी भी सारी चीजें, अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉल्यूशन वाला इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। अगर पॉल्यूशन वाला इन्वायरमेंट होगा तो कोई इंसान कैसे रहेगा, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें राइट टू लाइफ का ही तो पार्ट है, ये सारी चीजें राइट टू लाइफ में ही तो है। क्लियर, समझ में आ गया? ये वाली चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी करते हैं खत्म। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी एक तरीके से सरकार को डायरेक्शन देते हैं कि आप इस तरीके से पॉलिसीज बनाइए, इस तरीके से आप काम कीजिए, और सरकार डीपीएसपी के अकॉर्डिंग बहुत सारी पॉलिसीज बनाती भी है। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। ये वाला टॉपिक ईजी था कंपेरेबल टू फंडामेंटल राइट। इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है। वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए। गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा, जिसमें नीचे दिया गया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। यहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक मेंशन है, साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा लर्निंग और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 भी है। एक्स्ट्रा लर्निंग में इट्स ऑल लीगल करके कुछ सीरीज स्टार्ट की गई है, जिससे कि आप अपना लीगल नॉलेज इनहेंस कर सकते हैं। तो एक बार एक्स्ट्रा लर्निंग में आप इट्स ऑल लीगल सीरीज पे भी विजिट कीजिए। उसके बाद में मिनी जानकारी सीरीज वगैरह भी आप लोग एक्स्ट्रा लर्निंग में जाके देख सकते हैं। सपोज आप क्लास 12 पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लास 12 पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से आपको स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ पे क्लास 12 के सब्जेक्ट, यहाँ पे क्लास 12 के जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बन गए होंगे, वो सभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम के हो, चाहे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो, जितने भी सब्जेक्ट्स पर वीडियोस अवेलेबल हैं वो सभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्लास 12 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। जैसे ही आप क्लास 12 के लीगल स्टडीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी, और यहाँ पे जो वीडियोस होंगे वो वीडियोस चैप्टर वाइज फॉर्मेट एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अरेंज मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 लीगल स्टडीज का बताया है, वैसा ही आप किसी भी क्लास में जाके किसी भी सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो वीडियोस मिलेंगे वो इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, दैट इज चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियोस आपको अरेंज मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू। अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग इसका फायदा उठाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब सारे वीडियोस सीखिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए। साथ ही साथ आप लोग इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ इन वीडियोस को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।